हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम टू 10th क्लास ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने जो लास्ट अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब चैप्टर का हमें लास्ट पार्ट पढ़ना है विच इज व्हाट वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको बेटा समझने से पहले अपने को जरा देखना पड़ेगा कि अपनी जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सब क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, सल्यूट के अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सल्यूट जितना तुम्हारा सल्यूट ज्यादा रहेगा सोल्यूशन में, ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी क्या होंगी, बढ़ के आएंगी। ठीक है, तो एक बार जरा इनका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है सब वेंट ऑफ फैक्टर का इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बेटा ये था P10 माइनस P अपॉन P10, जिसको मैंने क्या लिखा था, X2 लिखा था, जो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और ओपन करता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बेटा क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस व्हाट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये अपनी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। दूसरा बेटा जो होता है वो होता है एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, जिसको मैं डेल्टा टीबी बोलता हूं, वो होता है केबी इंटू स्मॉल एम, बराबर है। और स्मॉल एम को बेटा थोड़ा सा ओपन करके मैं लिखता हूं, इसके पे लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो W1 लिख देता हूं उसको, चलो वो केजी में। थर्ड बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये था KF। इसको भी मोलालिटी की जगह पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा किसमें, केजी में, जिसको मैं W1 लिख देता हूं। क्लियर है। और अपनी जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, जहां पे बेटा पाई जो था वो कंसंट्रेशन टर्म्स था, इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोलारिटी था। तो मोलारिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, इनटू R इनटू T। ठीक है, अब एक चीज अगर तुम देखोगे इसमें एक चीज क्या कॉमन आ रही है कि बेटा देखो सब में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सब में देखो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सब में सॉल्यूट के मोल्स हैं, सब में किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट के। दैट मींस ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये किसको डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के ऊपर। दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सॉल्यूट। मतलब अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी बेटा, बढ़ के आएंगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन सब में ज्यादा करके तुमने देखा होगा मैंने जो सॉल्यूट्स लिए थे यहां पे, ठीक है, वो बेटा मैंने क्या लिए थे, सॉल्यूट जो मैंने लिए थे ज्यादा करके मैंने ग्लूकोज लिया था, या तो सुक्रोज लिया होगा, या तो यूरिया लिया होगा। ठीक है, मोस्टली ये सब जो बंदे होते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सब को मैं कहता हूं दे ऑल आर व्हाट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि ये अंदर बेटा जब तुम इसको पानी में डालोगे, किसी सॉल्वेंट डालोगे, तो ये टूटते नहीं है। क्लियर है, ये टूटते नहीं है। मतलब अगर मैंने कोई सोल्यूशन बनाया, उसमें अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो वो 1 मोल ही रहने वाला है, अगर मैंने 1 मोल सुक्रोज डाला तो वो 1 मोल सुक्रोज ही रहने वाला है, 1 मोल यूरिया डाला तो अंदर यूरिया 1 मोल ही रहने वाला है। लेकिन सपोज करो मैंने बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक मैंने सॉल्यूट ले लिया, वो सपोज करो मैंने ले लिया नमक, NaCl को ले लिया। अगर मैं NaCl को बेटा पानी में डालता हूं तो NaCl बेटा अंदर जाने के बाद, और मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो यहां पे 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, पूरी तरह से तुम्हारा नमक क्या हो गया, पानी में घुल गया है, टूट गया है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूट गया है। तो NaCl जब मेरा अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। क्लियर है।
अब जरा देखो, अगर मैं ये नमक पानी वाले सॉल्यूशन की अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से मैं कोई भी अगर फाइंड आउट कर रहा हूं तो मुझे कैलकुलेटेड कुछ और आएगी और ऑब्जर्व्ड कुछ और आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो तो हम न्यूमेरिकल के बेस पे करेंगे, जो फॉर्मूला है उसके बेस पे करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में अगर मैंने बोल दिया मैंने 1 मोल NaCl लिया, 1 मोल NaCl, तो हर जगह बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मैं कितना लिखते जाऊंगा, 1-1 मोल लिखते जाऊंगा। तो जब मैं 1-1 मोल सोल्यूट का मोल्स लिखूंगा तो उसके हिसाब से मुझे क्या आएगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने इस नमक को पानी में डाला तो ये नमक तो मेरा टूट गया। किस में टूट गया? Na+ में और Cl- में। तो अंदर तुम्हारे सोल्यूशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। पहले कितने थे 1, अब कितने हो गए, देखो 2 हो गए। और मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट, दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दे डिपेंड अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसी चीज को किसने ऑब्जर्व किया, वेन टॉफ ने। इसी चीज को किसने ऑब्जर्व किया, वेन टॉफ ने। और उसको फिर नाम क्या दे दिया, जो चेंज आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए वेन टॉफ आया, उसने नाम दिया वेन टॉफ फैक्टर, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि सोल्यूट ऑलवेज पानी में जाने के बाद, कोई मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो वो पानी में जाने के बाद ऑलवेज डिसोसिएट ही होगा, ऐसा 100% नहीं है। अंदर जाने के बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, 2 एसोसिएट भी हो सकते हैं, ज्वाइंट भी हो सकते हैं, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम भी हो सकते हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो फिर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू वो भी क्या होंगी, कम होके आएंगी, ठीक है। तो वापस वहां भी क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जो अपने आयोनिक सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जो भी होंगे, NaCl हो गया, एक हो गया बेटा NaCl, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, Na2SO4 हो गया। ये सब बंदे क्या है, ये सब जब अंदर जाएंगे तो क्या होंगे, टूटेंगे। लेकिन कुछ अपने पास ऐसे ही बंदे हैं जो अंदर जाने के बाद क्या हो जाएंगे, 2 से 1 हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला, लेटर सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्या है मेरे पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है बेटा, इनिशियली मेरे पास मोल्स कितने, 2 हैं। एसिटिक एसिड के इनिशियल मोल्स कितने, 2 हैं। और इसको जब मैंने बेंजीन में डाला, यहाँ पे मेरा बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये 2 से कितने हो जाते हैं, ये 2 से 1 हो जाते हैं। ये 2 से कितने हो गए, 1 हो गए। मतलब अब यहां पे बेटा क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले इनिशियल कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 से कितना हो गया, 1 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब तुम बोलोगे सर डिक्रीज कैसे हो गया, तो देखो एसिटिक एसिड को जब तुम बेंजीन में डालते हो तो एसिटिक एसिड इट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, ठीक है। डाइमर 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइमर। तो यहाँ पे बेटा आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ऐसे आएगी, ये मेरा एसिटिक एसिड था 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक दूसरा ले लो ऐसे ही, ये देखो, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 मॉलिक्यूल हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये जो भी डिफरेंसेस आएंगे जब तुम सोल्यूट को किस में डालोगे, सॉल्वेंट में, अगर वो टूट रहे हैं, अगर वो डिसोसिएट हो रहे हैं, या तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर बेटा डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हुआ, अगर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सोल्यूशन में चेंज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सोल्यूशन में चेंज होंगे, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उनके अंदर चेंजेस आएगा। तो जो ऑब्जर्व्ड है और जो कैलकुलेटेड, दोनों में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को किसने नोटिस किया था, इसी को नोटिस किया था वेन टॉफ ने, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, वेन टॉफ फैक्टर। तो अगर मुझे वेन टॉफ फैक्टर को फाइंड आउट करना है, जो डिफरेंस आता है उसको फाइंड आउट करना है, तो वेन टॉफ ने एक सिंपल फॉर्मूला बताया है, उसे हम देख लेते हैं। तो वेन टॉफ फैक्टर को बेटा हम डिनोट करते हैं सिंबल I से,
ठीक है। आई क्या होता है, आई होता है, आई बेटा होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय total number of particle before dissociation और एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर तुम्हें आई फाइंड आउट करना है तो पहले ये चेक कर लो जो तुम्हारा पार्टिकल है वो अंदर जाने के बाद टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, वहां से तुम्हें क्या आएगा, आई आएगा। अब एक चीज याद रखना, जो ये बंदे होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये बंदे बेटा अंदर न तो टूटते हैं न तो जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ऑलवेज आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर ऑलवेज कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इनके लिए ऑलवेज आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। लेकिन जो बंदे बेटा डिसोसिएशन में जाएंगे, जो अंदर सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएशन में जाएंगे, उनकी आई की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, बढ़ के आएगी। मतलब आई की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर उनका ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। कैसे, जरा देख लेते हैं। ये देखो, लेट अस सपोज NaCl है, ये टूटा किसमें, पानी में डालने के बाद, किसमें, Na+ में और Cl- में। तो बेटा इसका आई क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बेटा कितने बन रहे हैं, 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, अपॉन बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, तो कितने पहले 1 है। सो आई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्लियर है। कुछ और देख लेते हैं, सपोज करो, और यहाँ पे सब में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बेटा मैं बोल रहा हूँ सब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे जितने भी केसेस हैं, अभी मैं जो भी केसेस ले रहा हूँ सब में मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। और मतलब जो मेरा पानी अंदर, जो भी मेरा बंदा अंदर जा रहा है सॉल्वेंट में, तो वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ये MgCl2, ये किस में टूटेगा, Mg2+ + 2Cl-। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा आई कितना आ जाएगा, आफ्टर कितना आ रहा है, 1 और यहाँ पे 2, 3/1, तो आई 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, ये देखो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसको लेटर सपोज बेटा डाल दिया पानी के अंदर, तो ये किसमें टूटेगा, 2Al3+ + 3SO4 2-। यहाँ पे बेटा आई कितना आएगा, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 5/1। तो ऑलवेज जब भी कोई बंदा डिसोसिएशन में जाएगा तो उनकी आई की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, प्रोवाइडेड मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है, और अगर बंदा एसोसिएशन में चला गया, अगर बंदा किस में चला गया, एसोसिएशन में चला गया, तो वहां पे उसकी आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। आई की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आती है, 1 से कम आती है। कैसे, ये देख लो, ये एसिटिक एसिड था, इसके कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे, किसमें डाल दिया, बेंजीन में। अभी उन्होंने देखा था ये क्या बना देता है, डाइमर बना देता है, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसके बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने, 1, और बिफोर कितने थे, 2। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, मतलब 1 से कम आ गई, 0.5 आ गई। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही बेंजोइक एसिड बेटा ऐसे ही होता है, जैसे ये 2 से 1 बनता है, डाइमर बनाता है, ऐसी बेंजोइक एसिड भी तुम्हारा 2 से 1 बन जाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता है। तो यहाँ भी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, मतलब 0.5 आ रही है। क्लियर है मेरी बात। तो अगर बेटा, अगर कोई बंदा अंदर जा रहा है, टूट रहा है, या फिर ज्वाइंट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आएंगी, चेंजेस आएंगे। तो वेंटॉफ ने ये जो फॉर्मूला दिया, एक तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यू कैन फाइंड आउट, या फिर तुम इन जनरल क्या बोल सकते हो, आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, observed colligative properties divided by calculated, divided by what,
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्व आ गया कैलकुलेटेड, तुम फॉर्मूला से निकालोगे, दोनों का रेशियो लेके तुम्हें क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आई है इसका टोटली जो रिलेशन डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ व्हाट? एसोसिएशन। अच्छा, अब जैसे तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, मतलब दिख कुछ और रहा है और कैलकुलेशन पे कुछ और रहा है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो वही मेरा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो अब जितने भी जो तुम्हारे फॉर्मुलेज रहेंगे ना, जैसे जो पहला वाला फॉर्मूला था रेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, P1 नॉट माइनस P अपॉन क्या था? X2 था। बस उसमें अब तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई मल्टीप्लाई। तुम्हें आई निकालना है, आई निकालो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट व्हाट? राइट आंसर। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा टीबी था, ये क्या था? केबी इंटू स्मॉल एम था। बस बेटा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना? आई मल्टीप्लाई कर देना। अगर तुम्हारा कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होने वाला है तो उसके लिए फिर तुम्हें क्या उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम केस डेल्टा टीएफ में भी। इसलिए इसके पहले तुमने जितने भी फॉर्मुलेस किए, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था सब ग्लूकोज था, यूरिया था, सुक्रोज था, यही सब बनते थे, क्योंकि उनके मोल्स उतने ही रहने वाले हैं। लेकिन आगे अब जो तुम करोगे, ठीक है, याद रखना इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे किए हैं, बस तुम्हें उसमें क्या करना रहेगा? आई को क्या करना रहेगा? मल्टीप्लाई करना रहेगा। अगर बंदा क्या हो रहा है? टूट रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है तो उसमें आई तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। और पाई इक्वल्स टू क्या होता है? CRT, इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कर देना? आई मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बेटा तुम्हें देंगे उसमें मोस्टली वो देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना वो टूट रहा है। कभी कभी बोलेंगे 100% टूट रहा है, तो हम लोगों ने देख लिया 100% टूट रहा है या फिर 100% क्या हो रहा है? एसोसिएट हो रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया आई की वैल्यू क्या आएगी? आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन बिफोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ ऐसा बोल दिया कि 60% डिसोसिएट हो रहा है, 40% डिसोसिएट हो रहा है, तब तुम्हें अल्फा वहां पे इंपॉर्टेंट है। तब अल्फा का रिलेशन आई के साथ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ, लेट अस सपोज पहला हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका रिलेशन बेटा किसके साथ? आई के साथ। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेंट्स फैक्टर आई का रिलेशन। ठीक है, इन दोनों का हम क्या देख लेते हैं? रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो एकदम सिंपल वेज में चलते हैं। मान लो NaCl है बेटा, और मैं यहां पे एज्यूम किया कि ये टूट रहा है। ठीक है, Na+ में और Cl- में। वैसे तो ये 100% टूटता है, लेकिन ऐसे लेटर सपोज मुझे मालूम नहीं है कितना परसेंट टूट रहा है, मैं बोल रहा ठीक है कि इसका अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, अब वो 100% है कि 99% है कि 98% है, वो अपने को अभी नहीं पता। ठीक है, सो देखो एट द स्टार्ट में जब टाइम 0 है तो बेटा इसके मोल्स कितने थे? इसके मोल्स मैं 1 ले लूंगा। उस टाइम पे दोनों बंदे बने नहीं, तो इसको मैं क्या ले लूंगा? 0। क्लियर है? अब मैं क्या बोलता हूं कि इसमें से अल्फा मोल्स क्या हुए? टूटे। इसमें से NaCl के अल्फा मोल्स क्या हुए? टूटे। किस में टूटे? Na+ में और Cl- में। तो देखो इसके एक से एक Na+ बन रहा है, इसके एक से एक Cl- बन रहा है, तो 1 में से ये कितना टूटेगा? अल्फा। ये कितना टूटा? अल्फा। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 - अल्फा आफ्टर टाइम t=t पे। क्या है मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा? आई। डिसोसिएशन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, मैं बता रहा हूं, अगर मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने बोल दिया कि अंदर 90% डिसोसिएशन हुआ है, मतलब मेरा 90% ही NaCl टूटा है, Na+ में और Cl- में, 10% तो बचा हुआ है। तो ये वाला जो अमाउंट है वो लेफ्ट अमाउंट है जो अभी है सोल्यूशन में, और ये दोनों बंदे बने हुए हैं, मतलब अंदर सोल्यूशन में कौन कौन से हैं? ये है और ये है। ठीक है, तो आई क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स। तो बेटा इनिशियल टोटल मोल्स कितने थे एट द स्टार्ट में? 1 थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, तो वो कितना था? 1 था। तो ये गया, ये मेरा कितना आ जाएगा? 1 + अल्फा आई की वैल्यू।
क्लियर है। और अगर मैंने बोल दिया अल्फा अगर 100% है तो देखो 100/100 1 हो जाएगा, तो आई मेरा कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया अल्फा क्या है 100% डिसोसिएशन हुआ है NaCl का, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/100, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो देखो मेरा आई कितना हो जाएगा, आई मेरा हो जाएगा 1 + 1, तो नंबर ऑफ मेरा आई कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा आएगा। क्या है मेरी बात क्लियर है? और देख लो, एक दो और कर लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास Al2SO4 थ्राइस है। क्या है? Al2SO4 थ्राइस। ये बेटा टूटा किस में? 2Al3+ में और 3SO4 2- में। ठीक है, सो एट द स्टार्ट में इसके मोल्स कितने हैं 1। अपने को इसका मालूम नहीं है तो 0 0 ले लेता हूं। अब देखो इसके 1 से कितना बन रहा है, इसके 2 बन रहा है, और इसके 1 से कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो इसके 1 से जब ये अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे इसके बन कितने रहते हैं 1 से 2 बन रहे थे, तो अल्फा से कितना बनेगा यहाँ पे 1 में से जब अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 अल्फा। यहाँ पे बेटा कितना बनेगा 3 अल्फा, और यहाँ पे बचा कितना 1 - अल्फा। क्या ये बात समझ में आती है ना? इसके 1 से 2, तो इसके 1 में से अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा 2 अल्फा, और ये कितना बनेगा 3 अल्फा। ठीक है, तो आई मेरा क्या हो जाएगा आफ्टर अपॉन व्हाट बिफोर। तो आफ्टर क्या क्या बचा है 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस व्हाट 3 अल्फा डिवाइड बाय व्हाट 1। ठीक है, तो ये मेरा बेटा क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा। देखो ये 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया, 1 अल्फा प्लस 4 अल्फा बचेगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैंने बोल दिया अल्फा क्या है 100% है, बराबर है ना, 3 + 2 5 अल्फा माइनस सॉरी इधर आ जाएगा 1 + 4 अल्फा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया 100% बेटा डिसोसिएशन है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा आई कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, अगर 100% क्या है डिसोसिएशन है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? और यही अगर उसने बोल दिया अल्फा की वैल्यू 60% है, तो बस यहाँ पे 60 ले 60/100 करके कर देना, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। ठीक, अच्छा, तो एक इन जनरल अगर मैं तुम्हें बोलूं आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन रहेगा इन जनरल, ठीक है, तो इन जनरल बेटा देखो ऐसा है, एक फॉर्मूला है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम ये कॉन्सेप्ट को बस समझ लो। ठीक है, तुम्हें बस जो अल्फा दिया रहेगा वो अल्फा यहाँ पे डाल के जितना भी % डिसोसिएशन होता रहेगा तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रोलाइट है An और वो बेटा टूट रहा है Na में। ठीक है, वो An किस में टूट रहा है Na में। इनिशियली इसका कितना था टाइम t = 0 पे, इसके मोल्स 1 थे, उस टाइम पे बंदा बना नहीं था। अब बेटा इसमें 1 में से क्या बोला अल्फा टूटा, तो यहाँ पे कितने थे इनिशियली 1 से n बन रहा था, तो अल्फा से कितना 1 में से अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा n अल्फा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 - अल्फा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो बेटा आई क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर। तो आफ्टर तो ये हो जाएगा बराबर, बिफोर कितना है 1 है। ठीक, तो ये ऐसा कर लो, ये आई = ये 1 है। ठीक है, तो 1 ये प्लस n अल्फा माइनस अल्फा लिखता हूँ। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 तो ठीक है ये, तो आई = 1, इसमें से बेटा अल्फा कॉमन ले लो, तो n - 1 अल्फा। ठीक है, तो अगर तुम्हें अल्फा चाहिए तो ऐसा करो 1 को इस साइड फेंक दो, तो n - 1 अल्फा = व्हाट आई - 1 हो जाएगा, तो अल्फा विल बी व्हाट आई - 1 अपॉन n - 1। ठीक है, बेटर रहेगा इस वाले फॉर्मूले सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इस पैटर्न से सॉल्व करोगे तो इट विल बी मोर इजियर। क्लियर है मेरी बात? ये चलो आप 1-2 एसोसिएशन के कर लेते हैं। ये सब तो हम लोगों ने डिसोसिएशन के किए, नाउ कम टू एसोसिएशन। तो बेटा एसोसिएशन के केस में क्या करोगे, ये देखो, ये मैंने लिया था एसिटिक एसिड CH3COH, इसके मोल्स कितने लिए थे 2, और इसको तुम किसी ऑर्गेनिक सॉल्ट में डाल दिया, बेंजीन में डाल दिए, और ये 2 से कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 से कितना हो गया, ये 1 हो गया, CH3COH होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, 2 से कितना हो गया 1 हो गया।
तो मेरा आई बेटा क्या हो जाएगा, आफ्टर कितना हो गया 1 और बिफोर कितना है 2 है। और इसका अगर मैं रिलेशन बोलूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं अल्फा। तो यहां से देखो इसका अल्फा क्या आ जाएगा, मैं क्या बोलता हूं, ये 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड थे, इसको तुमने डाल दिया बेंजीन में और ये क्या बन गए CH3COH होल ट्वाइस। तो इसके इनिशियल मोल्स तो बेटा अपने को मालूम नहीं थे, ठीक है, तो इसको लेटर सपोज 1 एज्यूम कर लेता हूं। हाँ नहीं, इनिशियल मोल तो इसके कितने तो, अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चन को तुम बेटर है क्या करो, ऐसे सॉल्व कर दो, ये 2 को ना यहाँ पे कर दो, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करो ना मोल्स कितना रखने के लिए, 1 रखने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा 2 है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ पे कितना बन रहा है 1 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 है ना। ट्राई टू मेक लेफ्ट हैंड साइड में मोल्स कितना 1। तो अभी देखो इनिशियली चलो इसके मोल्स 1 है, अपने को मालूम नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से बेटा 1 में से ना अल्फा मोल्स टूटा, 1 में से अल्फा मोल्स एसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे कितना था हाफ था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ अल्फा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस अल्फा, एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो मेरा आई अब क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा दिस अपॉन इनिशियल, तो 1 माइनस अल्फा प्लस हाफ अल्फा, क्लियर है। तो ये कितना बचेगा 1 माइनस हाफ अल्फा, समझ गए, ये मेरा आई आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अल्फा क्या है 100% अगर एसोसिएशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 100/100, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मैं देखो मेरा आई कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ हो जाएगा, आई मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, क्योंकि ये वैल्यू तो कितनी हो गई 1 हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा आई हाफ आएगा। मतलब अल्टीमेटली एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है, तो एसोसिएशन में ऑलवेज आई की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन 1 रहेगी, क्लियर है मेरी बात। अच्छा तो इसका भी देखो, जैसे इसका एक हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था अल्फा के टर्म्स में और एन के टर्म्स में, ऐसी एक फॉर्मूला इसका भी है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर आई के बीच में और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, सपोज तुम्हारे पास n नंबर्स ऑफ ए थे, ये एसोसिएट हुए और an बना दिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी एसोसिएशन वाला केस होता है, ठीक है, 2 से 1 बन रहे हैं, 3 से 1 बन रहे हैं, 4 से 1 बन रहे हैं, ऑलवेज यहाँ पे ट्राई करो ना यहाँ पे 1 आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज मोल्स कितने लिया करो, n 1 लिया करो। तो इसके लिए क्या करो, n को यहाँ पे फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा a कितना हो जाएगा 1/n an हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम चालू करो, लेट अस सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये मोल्स 1 थे, तो उस टाइम पे ये बना नहीं था, और आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 2 पे इसमें से अल्फा एसोसिएट हुए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बनेगा अल्फा/n, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब बेटा मेरा i क्या हो जाएगा, i मेरा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय व्हाट 1। तो i मेरा क्या हो जाएगा 1, ये प्लस वाले को बंदे को पहले लिख दो, इसको बाद में लिखो, तो i कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाद में ले लो, तो 1/n माइनस 1, ये अल्फा, ठीक है। अब अल्फा निकालना है तो 1 को इस साइड फेंक दो, तो 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू व्हाट i माइनस 1, तुम्हारा अल्फा क्या हो जाएगा i माइनस 1/1/n माइनस 1, ठीक है। ये मेरा अल्फा का फॉर्मूला रहेगा। तो बेटर है ये वाले कॉन्सेप्ट से क्या करो, सॉल्व करो, तुम्हें आंसर इजीली मिल जाएगा, क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। अच्छा तो अब बेटा हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस वेंट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस आने वाले हो थोड़े क्लियर हो जाए, क्लियर है। तो चलो लिखो, एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो बेटा तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। सपोज करो तुम्हारे पास है 1 मोलाल
Al2SO4 थ्राइस है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास बेटा 1 मोलाल NaCl है और तुम्हारे पास 1 मोलाल Na2SO4 है, ठीक है। ये 3 बंदे तुम्हारे पास है एंड यू हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तुम्हें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। अच्छा, इसमें देखो टेम्परेचर मैंने नहीं दिया है, ठीक है। आर तो कांस्टेंट हो रहा है, सपोज करो सबके लिए टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें मामूली फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है, ठीक है। सबका कंसंट्रेशन, अच्छा ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है तो सारे ये जो कंसंट्रेशन है सारे मोलारिटी है, ठीक है। ये भी 1 मोलार है, ये भी 1 मोलार है और ये भी क्या है, 1 मोलार है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्या होता है बेटा, मोलारिटी। तो सब मोलारिटी है, 1 मोलार 1 मोलार 1 मोलार। और पाई इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ मैं, CRT, जहाँ पे C क्या है, मेरा मोलारिटी, इसलिए कंसंट्रेशन का लिख दे रहा हूँ मैं, M लिख दे रहा हूँ। अच्छा, जितने भी देखो तुम्हारे सैल्यूट्स है, ये तीनों बंदे देखो, सबकी R और T तो सबके लिए सेम है, R और T तो सबके लिए क्या है, सेम है। तो बस अब सब कुछ डिपेंड करेगा उनके कंसंट्रेशन पे विथ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आई, वेंटो फैक्टर। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, एंड वेंटो फैक्टर आई। जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा तो उसका मोलारिटी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा हो गया आएगा। तो पहला काम तो रहेगा बेटा, सबका क्या निकालो, आई निकाल लो। तो अगर मैं Al2SO4 थ्राइस की बात करता हूं तो ये कितने में टूटेगा, 2Al3 प्लस में प्लस 3SO4 2 माइनस में। तो इधर आई कितना है, 3 + 2 5, और सपोज करो सब में 100% डिसोसिएशन हुआ है, सो ये 5 आ जाएगा। इसका NaCl का बेटा कितना आ जाएगा, देख के मालूम पड़ रहा है, 2 आ जाएगा। Na प्लस Cl माइनस, तो इसका आई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसका कितना आएगा, Na2SO4 थ्राइस का, Na2SO4 का, ठीक है। तो इसका आएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसका आई कितना आएगा, 3 आएगा, 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, ठीक है। तो बेटा आई सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, Al2SO4 थ्राइस का। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा इसका रहेगा क्योंकि इसका आई सबसे ज्यादा है, तो इसका सबका कंसंट्रेशन तो सेम ही है। अगर सबका कंसंट्रेशन सेम है तो बस तुम्हें क्या देखना है, फिर आई की वैल्यू देखनी है। तो क्या करो, यहीं पे कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे करता हूँ। तो पाई बेटा सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जिसकी आई सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा किसकी है, Al2SO4 थ्राइस की। फिर उसके बाद Na2SO4 की, Na2SO4, और लास्ट में किसकी आ जाएगी, NaCl की। क्या ये बात क्लियर है? तो कभी भी तुम्हें अब कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूछेगा तो जरा देख लेना कि वेंटो फैक्टर उसका क्या आ रहा है, कैसा सॉल्यूट है वो, आयनिक सॉल्यूट जो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो रहा है, ऐसे बंदे तो नहीं है ना। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज रहेगा तो डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व, जस्ट फॉर्मूला जो भी रहेगा उससे सॉल्व कर दो। लेकिन अगर इनमें से कोई बंदा रहेगा देन यू हैव टू यूज व्हाट, आई वाला फैक्टर। क्लियर है? चलो एक तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी डाउन करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये लो। इसमें बेटा बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल exhibit which of the following solution will exhibit highest boiling point। तो बेटा इसमें से किस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन है तुम्हारे, सपोज करो तुम्हारे पास है 0.01 मोलाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मोलालिटी ले रहा हूँ, Na2SO4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, विच डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसको डिपेंड करता है, मोलारिटी पे, ठीक है। सेकेंड 0.01 मोलाल Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है बेटा।
थर्ड है तुम्हारे पास 0.05 मोलाल यूरिया, और फोर्थ नंबर है तुम्हारे पास 0.05 मोलाल ग्लूकोज। क्लियर है? हाँ, अब ये देख लो। अब तुम क्या करोगे, अपने पास बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो तो आई के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीबी क्या होता है, अच्छा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना। ये होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। ये होता है बेटा क्या, मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर डेल्टा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका आएगा, जो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा आएगा। क्या बात समझ में आती है? फॉर्मूला देख के मालूम पड़ रहा है ना, ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, अपने को मालूम है डेल्टा टीबी क्या होता है, ये होता है बेटा केबी इंटू स्मॉल एम इंटू व्हाट आई, ठीक है। तो केबी तो ठीक है, सबके लिए वही है। एम और आई का मल्टीप्लीकेशन जिसका ज्यादा आएगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी फिर क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो सबके लिए तुम्हें क्या निकालना है, एम और आई का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो जो पहला वाला है ये बेटा Na2SO4, इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। अपने केबी को भूल जाओ, एम इंटू एस बस निकाल लो। एम इसका कितना है 0.01, और इसका बेटा आई कितना आएगा टूटने के बाद, देखो 2 और 1 ये 3, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.03 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छा Al2SO4 थ्राइस का देख लो, इसके टूटने का तो बेटा पार्टिकल्स कितने आएंगे, इसका तो है 0.01 कंसेंट्रेशन हो गया, और इसके टूटने का पार्टिकल्स 3 और यहाँ से 2, कितने आ जाएंगे, टोटल 5। तो ये कितना आ जाएगा 0.05, ठीक है। अच्छा ये देख लो यूरिया केस में बेटा कंसेंट्रेशन है 0.05 इंटू यूरिया टूटेगा ही नहीं, तो इसका 1 रहेगा, और साथ में ग्लूकोज का भी 0.05 इंटू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो इन तीन बंदों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ग्लूकोज की, यूरिया की और एल्यूमिनियम सल्फेट की, ठीक है। सबकी वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इन सब की बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। मतलब तीनों की इक्वल है, तीनों की क्या इक्वल है। और ये अगर मैं हल्का सा, मैंने अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया होता, इंस्टेड ऑफ सपोज Al2SO4 अगर मैं ले लेता यहाँ पे, अगर सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बेटा Na2SO4 लिख देता, तब देखो तब कहानी क्या हो जाती, तब ये 0.01 और ये 2 और 1 कितना टूटता, 3 टूटता, ठीक। अरे ये तो ऊपर लिए यू, ये ले लो तुम, क्या लोगे, AlCl3 ले लो, ठीक है। लेटेस्ट सपोज ये टोटली डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, तब ये 0.04। तो अगर ये सब बंदे नहीं है, ठीक है, तो भी इनकी ही ज्यादा रहेगी, ये 0.04 है, सब 0.05 है, तो ये वैल्यूज क्या है, जाती है, ठीक है। तो इनका ही बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। इन सबके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेट सपोज तुम्हें इसी में बेटा पूछ दिया कि इसमें किसका, सपोज यही क्वेश्चन है और मैंने तुम्हें बोल दिया कि इसमें बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बोल दिया बेटा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा डेल्टा TF, है ना। और ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किसको डिपेंड करेगी, आई के ऊपर, KF इंटू स्मॉल एम इंटू वॉट, आई, ठीक है। और ये जरा देखना डेल्टा TF बेटा जो होता है, ये होता है T0F माइनस TF, T0F माइनस वॉट, TF, और जो TF है ये तुम्हारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
तो अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन हो गया है, ठीक है, ये देखो माइनस साइन है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्स। तो जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा उसका टीएफ की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो जिसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो अब हम लोगों ने देखो अगर इसका तुमने निकाला यहाँ पे ये डायरेक्टली देख लेते हो, Na2SO4 है तो Na2SO4 के लिए 0.01 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 0.03। NaCl के केस के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 0.01 इंटू 2 तो ये 0.02। और इन दोनों के लिए तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो टूटते नहीं है, यूरिया और ग्लूकोज, ठीक है। तो इनके लिए कितना रहेगा, वही रहेगा 0.01 इंटू 0.0, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बोलूंगा, सॉरी 0.05 है, इस केस में बोलूंगा बेटा किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या है, कम है। तो देखो कम किसका है, NaCl का, ठीक है। तो NaCl का टीएफ की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी क्योंकि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में बेटा मैंने सारी चीजें कवर कर दी है वेंट ऑफ फैक्टर की, ठीक है। थोड़े तुम खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, हाँ। तो अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।